प्रोफेसर से राजनीति में आए, झाड़ू के साथ संदीप पाठक, उनसे आज बातचीत करेंगे, उनकी कहानी भी समझेंगे और छत्तीसगढ़ में उनकी क्या रणनीति है आम आदमी पार्टी की, छत्तीसगढ़ में आखिर इनकी सरकार कैसे बन सकती है, इन सभी चीज़ों को आज समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संदीप पाठक सर से इससे पहले भी हमारा इंटरव्यू हुआ था, तब भी बहुत बढ़िया चर्चा हुआ था। इस बार थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पहले हमने संगठन पर बात किया था, अब आगे समझते हैं आगे क्या रणनीति होगी, क्योंकि अब तो चुनावी मुहाने पर पहुंच ही गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। और जो प्रश्न है कि चुनावी मुहाने पे पहुंच गए हैं, बिल्कुल अब समय कम है, अब स्ट्रैटेजी भी काफ़ी एडवांस स्टेज पे है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी ऑलमोस्ट मैच्योर स्टेज पे है। आने वाले 1 महीने के अंदर ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से हर गांव में पहुंच जाएगी और हर गांव की कमेटी हो जाएगी। उसके बाद फिर हमारा कैंपेनिंग शुरू हो जाएगा लार्ज स्केल पे। क्या प्रदेश अध्यक्ष यही रहेंगे कि बदलेंगे? प्रदेश अध्यक्ष हमारे यही हैं। यही रहेंगे। हाँ। चुनाव में कोई बड़ा चेहरा, पिछले बार भी सवाल सबसे बड़ा वही था कि कोई चेहरा नहीं है आपके पार्टी में, क्या इस बार कोई लोग मिले हैं जो पार्टी में जुड़ने वाले हैं? देखिए, चेहरा पार्टी में से ही निकल जाएगा और पार्टी के जो साधारण वॉलंटियर हैं, आज वो वॉलंटियर लग रहे हैं, जब चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे तो वही चेहरा बन जाएंगे। और आप बड़े चेहरे के नाम पे कहीं से आ भी जाएंगे तो वो मैच होना बड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। एक तो वो है, बट जो भी अच्छे व्यक्ति हैं सबका स्वागत है अगर कोई आते हैं तो, अच्छे लोगों का, क्योंकि अल्टीमेटली पर्पज़ देश की सेवा करनी है। जिसका भी उद्देश्य देश सेवा है, उनका स्वागत है, आके काम करेंगे मिलके। रहा सवाल चेहरे का, तो चेहरा पार्टी से निकल जाएगी। अच्छा, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा चेहरा और बुरा चेहरा कौन सा होता है? कुछ परिभाषा के साथ समझा दीजिए। नहीं, अच्छा चेहरा और बुरा चेहरा कुछ नहीं होता है। कुछ होते हैं जिनको जनता बहुत प्यार करती है, उनको आंखों में बैठा लेती है, तो इन्हीं में से कोई ना कोई निकलेगा, आगे बढ़ेगा कोई भी। हाँ। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ चुनाव लड़ेंगे कि पूरा छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में लड़ेंगे? पूरे 90 विधानसभा में पूरी ताकत से, सीरियस मोड में, जान लगा के लड़ेंगे पूरे 90 में। बीजेपी और कांग्रेस तो फुल टक्कर में बता रही है कि सिर्फ दोनों पार्टी ही छत्तीसगढ़ में है। आम आदमी पार्टी अपने आप को कहाँ महसूस कर पा रही है? अब बीजेपी कांग्रेस थोड़ी डिसाइड करेगी कि यहाँ पे 2 पार्टी है या 3 पार्टी है, वो तो जनता डिसाइड करेगी। कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल ने डिसाइड कर दिया था कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ही टक्कर है। हाँ, वैसे अगर आप देखोगे तो पार्टी तो 2 ही रहेगी। एक आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी मिल के लड़ेंगे। अच्छा। हाँ, जब देखिए, जब इन दोनों को ये लगता है कि इनमें से कोई नहीं जीत रहा है और आम आदमी पार्टी जीत सकती है, तो ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। एक बात बताइए हमें, छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल स्टेट है, तो आदिवासियों के लिए आम आदमी पार्टी के पास क्या है? क्योंकि लगातार कथित धर्मांतरण आप सुन ही रहे होंगे, बीरनपुर का केस भी आपने देखा ही होगा, तो ये इन सब चीज़ों के लिए कुछ समाधान है? हर चीज़ के लिए समाधान है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि नियत, आपकी नियत अगर साफ़ है, आप उनके साथ बैठोगे, वो आपको समाधान बताएंगे। आप कान नाक बंद कर लेते हो, आप जंगल बेचने के लिए वहाँ पहुँचते हो, जंगल को बेचते जाते हो, दूसरी तरफ आप कहोगे कि मैं आपका हितैषी हूँ। भाई, कोई क्यों मानेगा? आपके एक्शन, आपके कर्म से निर्धारित होता है कि आप कितने सिंसियर और कितनी शिद्दत से मुद्दे को आप एड्रेस करना चाहते हो। आप देखिए, गुजरात में भी हमने चुनाव लड़ा। गुजरात के ट्राइबल बेल्ट से हमारे एक एमएलए हैं चैतर वसावा जी। ट्राइबल बेल्ट में हमें सबसे ज़्यादा वोट मिला। हम क्या किए वहाँ पे? हम वहाँ पर जाकर अपनी राजनीति, स्कूल, हॉस्पिटल, गुड गवर्नेंस, यही समझाया। आज सब तरफ लोग अवेयर हैं, सबको पता है स्कूल की महिमा क्या है, हॉस्पिटल की ज़रूरत क्या है, रोज़गार क्या है। ये तो रही एक बात। दूसरी चीज़, जो जंगल है, जंगल को इस तरीके से ये अपने दोस्तों के हाथों बेच रहे हैं। जो जंगल से अगर फ़ायदा आना भी है तो जंगल में जो लोग रहते हैं उनका और छत्तीसगढ़ के लोगों का होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप संजीदगी से साथ में बैठेंगे तो जो मर्जी प्रॉब्लम हो, रास्ता निकल आएगा। ट्राइबल बेल्ट की सबसे बड़ी समस्या क्या नज़र आती है छत्तीसगढ़ में? ट्राइबल बेल्ट ले लो या कोई भी बेल्ट ले लो, सच पर्टिकुलरली ट्राइबल बेल्ट की आप देखो, डेवलपमेंट का बड़ा प्रॉब्लम है। वहाँ पे रोड्स अंदर पेनिट्रेट नहीं हुए हैं। जहाँ रोड्स ही नहीं बने हैं वहाँ पे बाकी चीज़ें क्या हो गए। रोड के बाद आ जाते हैं फिर वही स्कूल का, पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई करने के लिए पता नहीं कितने किलोमीटर, कई जगह तो छोटी छोटी पुलिया की ज़रूरत है, वो पुलिया नहीं है। वो नाव से पार करके टीचर आते हैं, नाव से पार करके 2-4 बच्चे आते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद दूसरे नंबर पे निश्चित रूप से हेल्थ और एजुकेशन है, ये है। और उसके बाद रोज़गार।
जब तक आप ट्राइबल बेल्ट में लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे, वो कमाने खाने नहीं लगेंगे, तब तक आप उसको मुख्य धारा से जोड़ोगे कैसे? यही समस्या है। और ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, और मैं इस पर राजनीति भी नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं पूरी संजीदगी से ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी नीयत साफ है तो 4 साल 5 साल 10 साल लगे, लेकिन आप शुरुआत तो ठीक करो, शुरुआत तो ठीक करो। आप उनसे जंगल छीन के जहां मर्जी वहां माइनिंग कर रहे हो, फिर उनको बोलते हो कि बात करो और हमारी बात, तो ऐसे में तो दोस्ती नहीं हो सकती है ना। ये प्रॉब्लम है। अभी एक घटना हुआ था अरनपुर में जहां 10 जवान शहीद हो गए थे। नक्सली गतिविधियां लगातार बढ़ती ही जा रही है। सरकार ने जो दावा किया था कि ये नक्सल गतिविधियां कम हो रही है, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जवान शहीद हुए, आज भी वहाँ की सड़कें खून की प्यासी बनी है। बहुत दुख होता है, गुस्सा भी आता है। एज एन ऑर्डिनरी पर्सन भी अगर आप मेरे को देखो, किसी को भी अपने आप से ही पूछो, तो दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है कि इतने साल हो गए, ऐसा क्या है इस प्रॉब्लम में जो हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब पिछले 5 साल में 200 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए हैं। कांग्रेस की अकेली इसी सरकार में अगर आप देखो तो 50 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। शहीद होने के बाद ये करते क्या है, आप इनके हाव भाव देख लो, आपको समझ आ जाएगा। शहीद होने के बाद आ जाएंगे टीवी पे और बोलेंगे कि फलाना हम ये दे देंगे, जो शहीद हुए हैं उनको 10 लाख 20 लाख कर देंगे, 1 एकड़ ज़मीन खरीदोगे तो रजिस्ट्री माफ। अरे कितना कॉम्प्लिकेट करते हो यार, 1 एकड़ ज़मीन खरीदोगे तो इतना में तुम ये माफ़ कर देंगे, मुआवजा दे देंगे। भाई मुआवजा अपने पास रखो, पहले जान बचाओ। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूं इस मुद्दे पे। सबसे पहला कि मुख्यमंत्री जी आप ये बताइए कि पिछले 4.5 साल में नक्सलिज्म को एड्रेस करने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए, नंबर 1। नंबर 2, सैनिकों पे या फिर जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो जवान हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी में क्या क्या आपने अपग्रेडेशन किए, उनको हथियार में क्या क्या अपग्रेडेशन की, या कहें कि उनको जो भी ज़रूरत की चीज़ होती है इस लड़ाई में लड़ने के लिए, आपने क्या क्या किए इतने 4.5 साल में। तीसरी चीज़, आप कहते हैं कि जो आत्मसमर्पण करते हैं, आत्मसमर्पण, फिर आप मुआवजा लेके आ जाते हो छोटा सा कि फलाने को ये दे देंगे आप ये बताइए कि पिछले 4.5 साल में कितने आत्मसमर्पण हुए और आपने क्या ऐसा एक्सरसाइज किया जिससे आत्मसमर्पण बढ़ सके। अंतिम चीज़, पंजाब में, दिल्ली में कोई शहीद होता है तो 1 करोड़ की सम्मान राशि देते हैं। ये किताब में नहीं है, मिल रहा है लोगों को, आप देख सकते हैं जाकर। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दे सकते? या आपकी नीयत नहीं है या आपके पास पैसे नहीं है। मेरा ये मानना है कि जितने होर्डिंग पोस्टर लगा के आप प्रचार कर रहे हो, सब मोह माया है मुख्यमंत्री साहब, इस पे मत लगो। जितने पैसे उस पे लगा रहे हो उसको योजनाओं में आप लगाना शुरू करो, आपकी सरकार वैसे ही बन जाएगी। मान लीजिए छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बन भी गई, तो आप लोग कैसे दूर करेंगे इस नक्सल समस्या से? बिल्कुल दूर करेंगे, ईमानदारी से करेंगे और शुरुआत करेंगे। कितना समय लगेगा वो ईश्वर जानता है। सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आपको ईमानदार सोच रखनी पड़ेगी और आपकी नीयत साफ रखना पड़ेगा। आप मुझे ये बताओ, जितने लोग नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया में आप चले जाइए, वहाँ पे उस समाज के जो लोग हैं, जो भी डॉक्टर अगर बने होंगे, अगर नौकरी कर रहे होंगे, जिनका घर परिवार अच्छा चल रहा होगा या पढ़ लिख गए होंगे, वो तो नहीं उठा रहे हैं बंदूक। बंदूक कौन उठा रहा है? बंदूक वो उठा रहा है जहाँ पे सरकार नहीं पहुँच पा रही है। तो पहले तो सरकार को वहाँ पहुँचना पड़ेगा। सरकार को पहुँचने के लिए आपको कंसर्टेड एफर्ट्स करने पड़ेंगे, धीरे 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 धीरे, एक एक कदम। इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी सड़कें वड़कें जितनी बनती, घोर भ्रष्टाचार है। आधा पैसा तो जेब में चला जाता है, अगर कुछ अप्रूव हो भी जाता है तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। दूसरा, इनकी नियत ही नहीं है। तो सबसे पहले तो सरकार को वहाँ पहुँचना होगा, एजुकेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी और बात करना पड़ेगा। वो हमारे अपने लोग हैं, वो कोई बाहर से आए हुए नहीं है, एलियन नहीं है, हमारे अपने लोग हैं और वो आप पे ट्रस्ट करेंगे। आप उनके जंगल बेच के अपने दोस्तों को देना बंद कर दो, आप पे भरोसा करेंगे। आज ये कांग्रेस पे क्यों भरोसा नहीं करते? वो कोई भरोसा नहीं करता। आप जाके मुख्यमंत्री साहब को बोलो कि आप उस बेल्ट पे चले जाइए, आपको प्यार करते हैं क्या लोग? कोई प्यार नहीं करता। आप उनके जमीन जंगल बेच रहे हो, वो प्यार करेंगे ही नहीं। जब आपसे प्यार नहीं करेंगे, आपसे संबंध नहीं बनेगा अच्छे से, वो आपके साथ कोऑपरेट क्यों करेंगे? नहीं होगा कोऑपरेशन। मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। जो भी मुद्दा देश की सुरक्षा से संबंधित है, हमारी पार्टी उस पर राजनीति नहीं करती है, हम नहीं करना चाह रहे। लेकिन इनकी नाकामयाबी पे पर्दा डालना भी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर ये नाकामयाब है, ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो उसको उजागर करना भी काम है।
एक छत्तीसगढ़ में कॉन्फिडेंट इसलिए कांग्रेस छत्तीसगढ़ में लगती है कि वो किसानों को 28 रुपये देंगे बोलते हैं, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करते हैं। तो इससे कैसे आप लोग क्या काट है? रमन सिंह जी भी चाउर वाले बाबा थे। हाँ। वो भी ऐसे ही कॉन्फिडेंट थे। वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि इनका तो नामो निशान नहीं था, इनके तो नेता भी तय नहीं थे, इनका कुछ भी नहीं था। वो बहुत कॉन्फिडेंट। तो ये जो भी इस लेवल का कॉन्फिडेंस गेन करता है, सबसे पहले वही। तो कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, अपने पे होनी चाहिए, प्रोवाइडेड आपने कुछ अच्छे काम किए हों। आपने जब होर्डिंग पोस्टर में काम किया है तो होर्डिंग पोस्टर के हिसाब से ही आपको वोट मिलेगा। अच्छा, ये बताइए, जिस प्रकार से 2018 का हमने चुनाव देखा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। उन्हीं तीनों राज्यों में आम आदमी पार्टी बहुत ताकत से चुनाव लड़ने जा रही है। तो इसको लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि ये बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है, जैसे कि गुजरात में हुआ। हम कांग्रेस को जिताने का ठेका तो नहीं लिए, हमारी अपनी अलग पार्टी है। और वो हर बार रोने लगते हैं कि मम्मी मुझे मार दिए, मम्मी। अरे अपने दम पे लड़ो ना यार चुनाव। हमारे दम पे आप चुनाव जीतना चाहते हो, आप अपना चुनाव लड़ो, हम अपना चुनाव लड़ेंगे। मुझे समझ नहीं आता, गुजरात का उदाहरण मैं आपको देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, दुख भी होता है कई बार, क्योंकि हम कांग्रेस मुक्त भारत पे भरोसा नहीं करते। हमारा ये मानना है कि देश में सभी राजनीतिक दल फलने फूलने चाहिए, सब मजबूत रहे, तभी प्रजातंत्र जिंदा रहता है। कल को अगर हम गलती करें तो हमको आंख दिखाने वाले ये पार्टी होने चाहिए, तब देश बचता है। गुजरात का एग्जाम्पल देता हूँ। गुजरात में ये कहे कि आप आ गए तो आम आदमी पार्टी आ गई, आम आदमी पार्टी। यार हम 6 महीने में जब कैंपेन इतना उठा सकते हैं, तुम पूरे इतने सालों से वहां पे हो, चुनाव लड़ी नहीं, सरेंडर करके बैठी है, फिर रोने लगेंगे कि यार तुम क्यों आ गए, तुम क्यों आ गए। अरे हमने ठेका लिया है तुम्हारा, बेड़ा गर्क कर दिया है देश का इतने साल में। बेड़ा गर्क, तुम्हारे बेड़ा गर्क को लीपापोती करने बैठे हैं। हराएंगे इनको, दौड़ा दौड़ा के हराएंगे, इनको भी हराएंगे और इनके दोस्त को भी हराएंगे, भाजपा को भी हराएंगे। एक और जरूरी सवाल जो इस वक्त सबसे ज़्यादा देश में चर्चा में है, सेंट्रल एजेंसियां जो आपके भी घर पहुंच रही है, कांग्रेस के भी घर पहुंच रही है। नहीं ठीक है, मोदी जी को जनता ने बहुत प्यार दिया। आज के ज़माने में आप देखोगे तो इतना बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिला, और ये अद्भुत है। आप 2 मिनट के लिए चीज़ों को लेकर देखिए कि जनता ने जितना प्यार और सपोर्ट इनको वोट दिया है, जितना वोट मोदी जी को शुरू में दिया उम्मीद के साथ कि ये बदलेंगे देश, मोदी जी ने वो सब बेकार कर दिया। बार बार नहीं मिलता है ऐसा सपोर्ट, बार बार किसी भी पार्टी को नहीं मिलता है। अद्भुत समर्थन और सपोर्ट मिला उनको। दुख इस बात का है कि मोदी जी ने वो खो दिया पूरा। आज क्या करना पड़ रहा है? आज अब परिस्थिति पलटते हुए देख के इनको क्या करना पड़ रहा है? अपने जो भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनको ईडी, सीबीआई, इसके माध्यम, हम नहीं कहते जो गलत कर रहे हैं उनका आप करो, पर समस्या ये है कि जो भी आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है वो बड़ा पाक पवित्र हो जाता है। जो बाहर रहता है, नहीं आता आपकी पार्टी में, उसको आप जेल के अंदर डाल देते हो। तो दुर्भाग्य इस देश का। आप अटल जी को लो, वो भी इसी पार्टी में थे। एक वोट के लिए अटल जी ने अपनी सरकार गिरा दी थी। भाई हमारी मत सुनो, आप अपने अपने नेताओं की तो सुनो। भारतीय जनता पार्टी अब चोरों और उचक्कों की पार्टी रह गई है, कम पढ़े लिखे चोर उचक्कों की पार्टी रह गई है। अब इनकी ट्रेनिंग ही वैसी हुई है चोर उचक्कों वाली। तो जो चोर उचक्के की जो ट्रेनिंग है भाई, वो करेंगे वही काम, फर्जीवाड़ा, गड़बड़ झाला, इधर का वो, उसको मारो, उसको पीटो। ये गंदी राजनीति है, और इससे क्या होगा? भाजपा को नुकसान होगा, आने वाले समय में बहुत नुकसान होगा। जनता बहुत सयानी होती है ना, जनता देखते रहती है, वो बोलती नहीं है, वो अंदर रखते रहती है। तो ईडी को उपयोग करके, सीबीआई को, दूसरे एजेंसीज को, इनको लगता है कि केजरीवाल को ये घेर लेंगे। इनको एक चीज पता है क्या? कि इस देश में अगर मोदी को कोई हरा सकता है, टक्कर दे सकता है, तो वो केजरीवाल है। वो किसी भी हाल में ये चाहते हैं कि केजरीवाल अगला स्टेट में कहीं जीते या कहीं और पैर फैलाए, इसके पहले इसको घेर के मार दो। मतलब इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि केजरीवाल पीएम कैंडिडेट होंगे विपक्ष। सवाल पीएम कैंडिडेट का नहीं है। देश में नेतृत्व, आप अगर आपको लोग प्यार करने लगते हैं, हाँ। तो आप ऐसे ही लीडर बन जाते हैं। सवाल प्रधानमंत्री का नहीं है। मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल जी को आज पूरा देश प्यार करती है। कुछ ही किसी पद में आने की ज़रूरत नहीं है।
नरेंद्र मोदी जी को इस बात से बहुत खुन्नस है। उनको लगता है यार सिर्फ मेरे को प्यार करना चाहिए, इस आदमी को कैसे लोग प्यार कर रहे हैं, ये आदमी कैसे बढ़ रहा है, और अगर फ्यूचर में अगर चुनाव हुआ तो उनको डर भी है कि मेरी पार्टी को ये हरा देंगे। लिकर केस, पॉलिसी केस में जो मनीष जी को इन्होंने डाला है जेल में, हम कॉन्फिडेंट क्यों हैं? क्योंकि गड़बड़ी नहीं की है, हम बहुत कॉन्फिडेंट है। न्यायपालिका पर, कानून व्यवस्था पर भी भरोसा है कि अच्छा होगा। तो देखते हैं कितना समय लगेगा, वो सारे बाहर आएंगे और सब कुछ अच्छा होगा। रहा सवाल भाजपा का, दुख होता है भाजपा के लिए कि अपने इन कर्मों के कारण वो अपने लिए ही कब्र खोद रहे हैं। उनको ये करने की ज़रूरत नहीं है, जनता ने उन्हें बहुत वोट दिया है। अच्छा, ये बताइए, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों की राजनीति में कितना अंतर समझते हैं? अब मेरे से पूछेंगे, इसको आप किसी इंडिपेंडेंट व्यक्ति से पूछे तो वो ज़्यादा अच्छा है। मेरे से आप पूछेंगे, आप प्रोफेसर भी हैं, बहुत जानकार हैं, चाणक्य माने जाते हैं राजनीति के, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि राहुल गांधी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, अच्छा नहीं है। वो अपनी राजनीति करे जितनी उनकी समझ आती है, और शुचिता भी बनी रहनी चाहिए। बट अरविंद केजरीवाल जी के बारे में मैं कह सकता हूँ, उस आदमी को ऐसे ईडी से, सीबीआई से ये सब करके दबाना, डराना असंभव है। वो अलग मिट्टी का बना हुआ है, अलग मिट्टी का बना हुआ है। वो इनके सपने में आ रहा है, रोज इनके सपने में आ रहा है और पसीने छूट रहे हैं इनके। हमारा धर्म काम करना है, मेहनत करना है, हम करेंगे, और चूंकि हम सच्चाई के साथ में, इसलिए कॉन्फिडेंट है। बाकी तो ईश्वर जो यहाँ पे लिखा होगा होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। छत्तीसगढ़ में अभी और कितने अरविंद केजरीवाल के दौरे होने वाले हैं, कि छत्तीसगढ़ में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है? बहुत सारे दौरे होने हैं। जैसे ही संगठन का काम पूरा होगा, लगभग 1-1.5 महीना आप समझ लीजिए मैक्सिमम, उसके बाद ताबड़तोड़ प्रचार शुरू होगा, ताबड़तोड़ रैलियां होंगी, ताबड़तोड़ कॉन्क्लेव्स होंगे, धुआं उड़ा लेंगे। 90 में कितना आएगा? 90 में अब वो मत पूछो, बट बहुत आएगा। तो हमारे साथ संदीप पाठक हैं और उनसे हम बातचीत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के चुनाव से लेकर दिल्ली तक की जो सियासत है, सभी पर उन्होंने बेबाक जवाब यहाँ पे दिया है। रायपुर से एबीपी न्यूज़ के लिए रवि मेरी।